प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सोचो और लिखो। आज हमने इसके अभ्यास प्रश्नों को कर लिया है। आज हमने अपने चौथे पाठ के अभ्यास प्रश्नों, पानी की खोज जो है उसके सभी अभ्यास प्रश्न कर लिए। कल हमने आपको जो समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के बारे में बताया था। तो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? ये सुनने में तो लगभग एक समान लगते हैं, लेकिन वर्तनी और अर्थ की दृष्टि से ये अलग होते हैं। और आज हम करेंगे सोचो और लिखो। तो इसमें एक चर्चा वाला प्रश्न है। तो सबसे पहले मैं अपना इसको प्रश्न ही लिख देता हूँ, सोचो और लिखो। सोचो और लिखो। पहला है हमारा प्रश्न, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में साफ पानी क्यों होगा? अंटार्कटिका में पानी साफ क्यों होगा? लिखो। तो हम इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता ही, हम ऑनलाइन कक्षा में चर्चा के द्वारा इसे हल करते हैं। और आपको पता है, पृथ्वी के दो, हम कहेंगे, ध्रुव हैं। पोल्स आप इंग्लिश में बोलते हैं। अगर पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं। इसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है और इसे साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव, ध में र है, छोटे ऊ की मात्रा और व। तो ये जो महाद्वीप है, यही अंटार्कटिका कहलाता है। दक्षिणी ध्रुव के समीप जो ये महाद्वीप है, यह अंटार्कटिका कहलाता है। अंटार्कटिका। और जैसा कि आपको पता ही है, यहाँ सूरज की किरणें जो हैं काफ़ी कम पहुँच पाती हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव की बात की जाए या दक्षिणी ध्रुव की बात की जाए। और ये पूरा क्षेत्र जो है वह जमा रहता है, साल भर ये जमा रहता है। और यहाँ पे बर्फ़ की बहुत मोटी परत है। तो ये ऐसा महाद्वीप है, यहाँ पे इंसान नहीं रहते हैं। आपने पेंगुइनों के बारे में सुन रखा होगा, वे रहते हैं। और यहाँ सर्दियों में तापमान -100 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। तो एक तरह से कहा जाए, मनुष्यों के लिए ये वातावरण बिल्कुल ही रहने लायक नहीं है। और इस कारण से मनुष्य वहाँ जाते भी नहीं। मनुष्य दक्षिण ध्रुव पे केवल रिसर्च के लिए, शोध के लिए ही जाते हैं, और उन्होंने अपनी बस्तियां अभी नहीं बसाई। तो इस कारण से जो यहाँ प्रदूषण न के बराबर है। जब हम प्रदूषण की बात करते हैं, जैसे पाठ में बताया गया था कि हानिकारक रसायन होते हैं। मनुष्य जहाँ जाता है, फैक्ट्रियाँ खोल देता है, घरों से जो साबुन का पानी, सीवेज का वाटर जो होता है, ये आसपास के वातावरण को गंदा करने लगता है। तो यहाँ पे अगर मनुष्य नहीं पहुँचे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं पहुँची हैं, तो इस कारण से यहाँ का पानी हम कहेंगे स्वच्छ है, साफ है। और इसलिए पाठ में भी बताया गया था कि जीटो अंटार्कटिका गया था ताकि उसे शुद्ध पानी
मिल सके। तो शुद्ध पानी अंटार्कटिका में ही उपलब्ध है। तो यही था, तो यही कारण मैंने आपको बताया। कौन कौन से कारण हमने बताए ये हम ऑनलाइन कक्षा पे चर्चा करेंगे। ऑनलाइन कक्षा में इस पर चर्चा भी की जाएगी। अंटार्कटिका में पानी साफ क्यों होगा? तो क्यों होगा? क्योंकि मनुष्य नहीं पहुंचा है। तापमान वहाँ का काफ़ी कम होता है, जैसे मैंने बताया -100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। और इतने कम तापमान में जीवन तो संभव है, काफ़ी मुश्किल भरा जीवन होता है। तो आम लोग तो वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। अगर कुछ वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स की बात छोड़ दी जाए तो वहाँ पे कोई आम इंसान नहीं पहुँच पाता है। इस कारण से वो एकदम इंसानों से अछूता है। अछूता का अर्थ है जहाँ पे लोग इंसान न जा पाए, और इसी कारण से वहाँ का पानी स्वच्छ। और जीटो को ये बात पता थी, और अंत में वह अपने रॉकेट के लिए शुद्ध पानी लेने के लिए अंटार्कटिका ही गया। तो कारण यही है कि मनुष्य जहाँ नहीं पहुँचे हैं वहाँ पे का पर्यावरण, चाहे वो पानी हो, हवा हो, वो सब शुद्ध रहती। तो यही था हमारा कारण। सोच और लिखो, आप इस पे चर्चा करेंगे। तो ये जो दो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, इसी पे हम कल चर्चा करें। इसके अलावा आप चलते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न है अब करने की बारी। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है, अब करने की बारी। इसे भी हम एक ही चर्चा से संबंधित भी प्रश्न हैं सारे। अब करने की बारी। अब करने की बारी। अब करने की बारी। और इसका पहला क प्रश्न है, बहुत आसान है। जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? जल प्राप्ति के साधनों की सूची बनाओ। तो ये बहुत आसान है। जल कहाँ कहाँ से, जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? प्राप्त होता है। जल प्राप्ति के जल प्राप्ति के स्थानों की सूची बनाओ। तो हमें कहाँ कहाँ से जल मिलता है ये आपको पता ही है। आपके घर में नल से पानी आता है, तो आपका स्रोत क्या होगा? नल। उसके अलावा बोरवेल जो होता है, आपने सबमर्सिबल सुना होगा, वहाँ से भी पानी मिलता है। और नदियों से पानी भी लिया जाता है। कई कई शहर ऐसे हैं जैसे दिल्ली, तो दिल्ली में यमुना नदी से पानी लिया जाता है। और जैसा कि हमारे पाठ में बताया गया था, उसको साफ़ किया जाता है, और साफ़ करने के बाद उसे पाइपों से घरों तक पहुंचाया जाता है। तो जल का स्रोत नदी भी हो गई। कुछ ऐसे भी शहर हैं जहां झीलों से पानी लिया जाता है, जैसे राजस्थान का उदयपुर, गुजरात में वडोदरा। तो वहाँ पे झीलों से पानी लिया जाता है, उसे साफ़ किया जाता है, और फिर उसे नलों, पाइपों द्वारा हम कहेंगे घरों तक पहुँचाया जाता है। तो ये भी हमें जानकारी इसकी होनी चाहिए। इसके अलावा वर्षा का जो जल है, ये भी पानी का एक अच्छा स्रोत। तो जल प्राप्ति के जो है जगह में हम कहेंगे वर्षा का जल भी हम इसको
लेंगे तो जल हमें कहाँ से प्राप्त हो गया? नल से हो गया, हैंडपम्प से भी हो गया, ट्यूबवेल से भी हो जाएगा। उसके अलावा नदी, झील, तालाब और वर्षा, जो वर्षा का जल है, इसको भी हम पानी का स्रोत ही मानेंगे। आपने देखा होगा कि हमारे देश के जो किसान हैं, अधिकांश किसान हैं जो वो वर्षा के जल पर निर्भर करते हैं अपने फसलों की सिंचाई के लिए, तो उसे भी हम पानी का स्रोत मानेंगे और हम कहेंगे वह भी पानी का एक अच्छा स्रोत है। तो इसके अलावा नहरें, अगर किसानों की बात की जाए तो नहरों से भी पानी मिलता है। आपने भी बड़ी बड़ी नहरें देखी होगी। तो पानी के स्रोत अलग अलग हैं और हम इन्हीं पे चर्चा करेंगे ऑनलाइन कक्षा में। अब आते हैं ख प्रश्न पे। तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है? पानी को कैसे शुद्ध करके घर तक पहुँचाया जाता है? इसकी जानकारी प्राप्त करो और कक्षा में बताओ। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था ख। मैंने कुछ इसके बारे में बता भी दिया आपको कि तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? पानी शुद्ध करके तुम्हारे घर तक पहुंचाया जाता है। पानी शुद्ध करके पानी शुद्ध करके तुम्हारे घर तक पहुंचाया जाता है। इसकी जानकारी प्राप्त करो, कक्षा में सुनाओ। इसकी जानकारी प्राप्त करके कक्षा में बताओ। तो बताना है, ये भी चर्चा वाला है। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे जो घरों में पानी आता है वह दो जगह से आते हैं मुख्य तौर पे। एक तो भूमिगत पानी होता है, अंडरग्राउंड वाटर। इसको ज़मीन से बड़े बड़े पंपों की मदद से खींचा जाता है और उसे शुद्ध किया जाता है। टैंक में क्लोरीन डाला जाता है। क्लोरीन एक ऐसी दवा होती है जो पानी को शुद्ध कर देती है, बैक्टीरिया और वायरसेस को मार देती है। और उसके बाद इसी टंकी का पानी को बड़ी बड़ी पाइपों से घरों तक पहुंचाया जाता है। तो एक ये तरीका था ज़मीन का पानी, अंडरग्राउंड वाटर। इसे हिंदी में कहते हैं भूमिगत जल। और दूसरा तरीका मैंने बताया कि कुछ शहरों में, जैसे नई दिल्ली में यमुना से पानी लिया जाता है, नदियों से पानी लिया जाता है या फिर झीलों से पानी लिया जाता है। उसे साफ़ किया जाता है और साफ़ करने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस से सभी जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं वो मर जाते हैं, पानी पीने लायक शुद्ध हो जाता है और उसको पाइपों द्वारा घरों तक पहुंचाया जाता है। तो अधिकतर यही दो विधियां होती हैं। इसके अलावा कुछ लोग घरों में सबमर्सिबल का पानी आता है जो सीधा भूमिगत पानी होता है। तो हर जगह का पानी पीने लायक नहीं होता है। उत्तर के मैदानों में जो पानी है, भूमिगत पानी, वो साफ़ होता है। लोग सीधा हैंडपम्प के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा, बोरवेल के द्वारा उसको निकाल के पी सकते हैं। तो यही 3 स्रोत होते हैं मुख्यतः। या फिर हम नदी से पानी लें, या फिर हम भूमिगत पानी लें, या फिर हम झीलों से पानी लें। पानी को शुद्ध करना बड़ी बड़ी टंकियों में, और उसके लिए अलग अलग रसायन होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, क्लोरीन गैस से भी साफ पानी को शुद्ध किया जाता है।
और फिर पाइपों से घरों तक पहुंचाया जाता है। तो ये था तरीका, और ये तरीका काफ़ी महंगा होता है, इसमें काफ़ी समय लगता है, श्रम लगता है, पैसा लगता है, और इस कारण से हमें कभी भी नलों का जो पानी है उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत समय और ऊर्जा लगी है। और हर पानी की, खासकर जो साफ़ पानी की हम बात कर रहे हैं, पानी की हर साफ़ बूंद कीमती होती है, उसका हमें बड़ी सोच समझ के उसका प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो शुद्ध पानी की कमी ना हो। पृथ्वी पे पानी तो बहुत है, लेकिन जब हम पानी की बात करते हैं तो शुद्ध पानी की बात जो हम पी सकें, तो शुद्ध पानी की कमी ना हो, इसलिए हमें पानी को संरक्षित करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, खासकर बच्चों को और कुछ बड़ों को भी जिन्हें पानी का महत्व नहीं पता है। तो खुला नल बंद करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो ये था हमारा पानी के स्रोतों के बारे में। अब ग पे चलते हैं। मालूम करो कि अशुद्ध जल पीने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। हम पानी को अशुद्ध होने से रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कक्षा में चर्चा करो। तो ये भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये भी चर्चा, सभी प्रश्न आप देख रहे होंगे कि चर्चा वाले हैं, इसमें हम चर्चा करके ही सीखेंगे। तो ऑनलाइन कक्षा के लिए हमें बहुत से प्रश्न मिल गए हैं, तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। ये हमारा प्रश्न रहेगा ग। मालूम करो कि अशुद्ध जल पीने से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। हम पानी को अशुद्ध होने से रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कक्षा में चर्चा करो। तो ये चर्चा का प्रश्न है। तो आपको पता ही है अशुद्ध पानी पीने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। आपको कॉलरा सुना होगा, इसे हिंदी में हैजा कहा जाता है। तो इसके अलावा जॉन्डिस जो बीमारी है, जिसे हिंदी में पीलिया कहा जाता है, ये भी अशुद्ध जल से ही होता है। तो ये दो मुख्य बीमारी हैं जो कि अशुद्ध पानी पीने के कारण होती हैं। और इसको हम कैसे
पानी को अशुद्ध होने से कैसे रोक सकते हैं? पानी को ढक के रखना चाहिए, और पानी का हमें जो शुद्ध पानी है, जो पीने के लिए पानी होता है, उसे ढककर प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको उस पर शंका है कि वो पानी शुद्ध नहीं, तो पानी को उबाल करके ठंडा कर लेना चाहिए और उसके बाद उसका प्रयोग करना चाहिए। अगर पानी शुद्ध नहीं है तो उबालने से क्या होता है, उसके सारे जो बैक्टीरिया और वायरसेस हैं, जो विषाणु और जीवाणु, वे मारे जाते हैं और पानी शुद्ध हो जाता है। तो कौन कौन सी बीमारियां मैंने आपको बताई? हैजा, पीलिया और टाइफाइड, ये 3 बीमारियां होती हैं। तो ये 3 बीमारियों अशुद्ध पानी पीने के कारण ही होती है। तो कौन कौन सी बीमारियों का नाम है? आपने ईवीएस में पढ़ रखा है, कॉलरा, टाइफाइड और जॉन्डिस। ये 3 मुख्य बीमारियां हैं जो पानी, गंदे पानी या अशुद्ध पानी के प्रयोग से होती हैं। और पानी को शुद्ध करने का क्या तरीका है? इसे ढककर रखना चाहिए। अगर ये आपको लगता है कि ये जो पानी है शुद्ध नहीं है, तो आप उसे उबाल भी सकते हैं। पानी उबालने से जो उसके जीवाणु जो होते हैं और विषाणु, कहते हैं बैक्टीरिया और वायरस जो होते हैं, उसी के कारण से पानी अशुद्ध होता है। अगर पानी को 5 मिनट तक उबाल लिया जाए तो पानी शुद्ध हो जाता है। उसके बाद उसे ठंडा करके हम पी सकते हैं, हमें कोई बीमारी नहीं। तो इसके अलावा घरों में आरओ वाटर सिस्टम भी लगा होता है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से पानी की देखभाल करनी चाहिए। जो खासकर घरों में जो पाइपों से पानी आता है उसे शुद्ध करके ही भेजा जाता है। आपने कभी उसके स्वाद में देखा होगा, कभी उसका स्वाद कभी कभी कड़वा भी लगता है, क्योंकि उसमें क्लोरीन गैस मिली होती है। क्लोरीन गैस से भी पानी स्वच्छ हो जाता है, उसके वो वायरस और जो बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इस पर चर्चा करेंगे आप भी। तो किस तरह से शुद्ध किया जा सकता है, हम पानी को शुद्ध कैसे कर सकते हैं घर में। क्लोरीन का टैबलेट भी मार्केट में आता है, उसको अगर 1 बाल्टी पानी में डाल दिया जाए और 15 मिनट के बाद उसका प्रयोग किया जाए तो वो शुद्ध हो जाता है। तो पानी को शुद्ध करने के अलग अलग तरीके हैं। मैंने आरओ सिस्टम के बारे में बताया, जो घरों में आजकल बड़ा प्रयोग किया जा रहा है। पानी को उबालना बहुत ही पुराना तरीका है और ये बहुत ही। दूसरा है, घर पे चलते हैं, पानी की बचत करने के तरीके बताते हुए एक पोस्टर बनाओ। तो पानी की कैसे बचत की जा सकती है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि खुला जो नल आप देखते हैं कहीं पे भी, चाहे स्कूल हो, चाहे आपका घर हो, चाहे कहीं पे अड़ोस पड़ोस में, आप जब भी कोई खुला नल देखते हैं तो सबसे पहला काम है उसे दौड़कर बंद करना चाहिए। क्योंकि जो नल का पानी होता है वो शुद्ध पानी होता है और वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। पृथ्वी में पानी तो बहुत है लेकिन शुद्ध पानी की कमी है। तो इसका हमें हमेशा ख्याल रखना है कि पृथ्वी पे भले 70% से ज़्यादा पानी है, लेकिन जो शुद्ध पानी की कमी आज भी बनी हुई है। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में लोग पीने के पानी के लिए लाइन लगाकर इंतज़ार करते हैं टैंकरों से। तो एक अंदाज़ा आपको भी मिल गया होगा कि पृथ्वी पे भले पानी है लेकिन शुद्ध पानी की सचमुच आज भी कमी है। उसके बाद ये हमारा 5वां है, चित्र देखकर जो कार्य तुम्हें सही लगता है उस पर सही का निशान लगाओ और जो गलत लगता है उस पर गलत का निशान लगाओ। ये हमारा 5वां प्रश्न है और इसे हम कक्षा में ही अभी करेंगे। तो इसमें गलत और सही की पहचान हमें होनी चाहिए। तो चित्र दे रखा है, तो जो सही और जो गलत लग रहा है उस पर हमें गलत का निशान लगाना है। कितने चित्र हैं कुल मिला के? 6 चित्र हैं। चित्र तो मैं बनाऊंगा नहीं, काफ़ी तो पहला चित्र में ध्यान से देखिए और हर चित्र के नीचे बॉक्स दे रखा है हमें सही और गलत का निशान लगाने के लिए।
हाँ, तो पहला चित्र जो है उसमें नल खुला हुआ है और पानी बह रहा है, जो गलत बात है। यहाँ पे क्या हमने देखा कि जो नल है वो खुला हुआ है और पानी लगातार बहे जा रहा है, तो ये गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें नल को बंद रखना चाहिए। दूसरा हमने देखा कि जो खासकर जो दूसरा चित्र है, इसमें सब्जियों को धोने के बाद जो पानी निकलता है उसे हम गमलों में सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि वो पानी अशुद्ध नहीं होता। अगर हम फलों को साफ कर रहे हैं, धो रहे हैं, तो जो पानी निकलेगा वो पानी का दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। किसमें? गमलों में। पौधों को पानी दिया जा सकता है, वो पौधों को कोई नुकसान नहीं करेगा, तो ये सही है। अगला है कि एक बच्चा ब्रश कर रहा है और ब्रश करते समय उसने बेसिन को बंद कर रखा है, एकदम सही चीज़ है। ब्रश करते समय हमें जो बेसिन का नल है उसे बंद करना चाहिए, तो इसलिए सही का निशान इस पर लगाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। तालाब में कपड़े और जानवरों को नहलाना एक बुरी बात है, गलत बात है, इसी हमने निशान क्रॉस का निशान लगा दिया तालाब में। और नहाते समय शावर का प्रयोग या झरने का प्रयोग ये भी सही नहीं माना जाता। कहते हैं इसमें पानी बहुत बर्बाद होता है, तो ये सही नहीं है। और पीने के लिए अगर हमें आधा ग्लास पानी चाहिए तो हमें आधा ग्लास पानी लेना चाहिए, ये सही का निशान है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको, क्योंकि मैंने चित्र तो बनाया नहीं है तो आपको अंदाज मिल जाए। नल खुला कभी नहीं रखना चाहिए, ये गलत बात है, हमने क्रॉस लगा दिया। दूसरा चित्र हमारा है, उसके अंदर फलों और सब्जियों को धोने के बाद वो पानी का प्रयोग हम गमलों में कर सकते हैं, सही चीज़ है। उसके बाद में है हमारा तीसरा चित्र है, मुंह धोते समय बेसिन का जो नल है वो बंद रखना चाहिए, ये भी सही है। इसके बाद में जानवरों को और कपड़ों को तालाब में नहीं धोना चाहिए, इससे पूरे तालाब का पानी गंदा हो जाता है, ये गलत है। उसके बाद है नहाते समय हमें शावर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, झरने का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे बहुत पानी बर्बाद होता है। उसके जगह में मग और बाल्टी का प्रयोग करना चाहिए, ये गलत है। अगर पीने के लिए हमें आधा ग्लास पानी चाहिए तो हमें आधा ग्लास पानी ही लेना चाहिए, पूरे ग्लास पानी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में हम वो पानी फेंक देंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ बताई गई थी। इसके बाद आते हैं हम अपने अंतिम प्रश्न है जानो। तो जानो ये भी चर्चा का प्रश्न है। तो ये जानो जो प्रश्न है ये क्या है, किस पे आधारित है, इस पे मैं बता रहा हूँ आपको कि सूरज के बारे में, हम सौरमंडल के बारे में जानते हैं। सूर्य एक तारा है और 8 ग्रह हैं जो उसका चक्कर लगाते हैं। उनके नाम भी आपको पता ही है, बुध, शुक्र, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो एक ग्रह था, उसको अब हटा दिया गया। अब पृथ्वी के, हम कहेंगे सौरमंडल के, अब 8 ग्रह ही रह गए। इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, पुरानी बुकों में अभी भी 9 ग्रह लिखे गए हैं। अब प्लूटो को हम ग्रह नहीं मानते। तो सौरमंडल के 8 ग्रह हैं और इसके बारे में आपको हम ऑनलाइन कक्षा में चर्चा करेंगे कि ग्रह का क्या होते हैं। जो ग्रह होते हैं वह किसी तारे का चक्कर लगाते हैं। तो हमारा जो तारा है वो सूर्य एक तारा है। सूर्य के जो ग्रह हैं, 8 ग्रह मिलकर के सौरमंडल बनाते हैं, इंग्लिश में आप सोलर सिस्टम कहते हैं। तो सूरज और उसके 8 ग्रह मिलकर के सौरमंडल बनाते हैं, या फिर इंग्लिश में आपने भी सोलर सिस्टम जो कहा है, 8 प्लैनेट अलॉन्ग विथ सन मेक्स सोलर सिस्टम। और जो ग्रह हैं ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं, आपको पता ही है। ये जो ग्रह हैं ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ग्रहों का जो चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और अभी एक 9वां ग्रह भी खोजा गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे ऑनलाइन कक्षा में, तो आप इसके बारे में पता लगाइएगा। तो आज के लिए इतना है। कल से हम अपना नया पाठ, 5वां पाठ पढ़ेंगे जो कि एक कविता है। तो आज के लिए बस इतना ही।